तो आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। मान लो एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल में एक सर्कल गिवन है कुछ इस प्रकार। तो ये साइड लेंथ गिवन है आपको, ये वाला हिस्सा बोल दिया है 6 सेंटीमीटर और ये वाला हिस्सा बोल दिया है 8 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। लेट इट बी ABC एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB एंड AC। मैं क्या पूछा है, AB और AC का लेंथ फाइंड करने बोला। बोलोगे सर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो है दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ये पार्ट्स में देगा। तो जहां तक इसको आप घुमा सकते हो वहां तक घुमा ले। ये लेंथ 6 है तो ये भी लेंथ 6 होगा, और ये लेंथ 8 है तो ये भी लेंथ 8 ही होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेट इट बी इक्वल टू x। तुमने जो टेक्निक सीख रखा था वो ये था कि सेम ट्रायंगल एरिया ABC को निकलने का हमारे पास दो तरीका होगा। एक तो कोई जाना पहचाना तरीका होता है, यहाँ पे जाना पहचाना क्योंकि साइड लेंथ्स गिवन है, कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं है, तो इक्विलैटरल और आइसोस्केलस या फिर राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। हमारे पास दिमाग में एक ही चीज ट्राई करेगा, दैट इज हेरन्स फॉर्मूला। तो एक तरीका है इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने का, वो है हेरन्स फॉर्मूला। और दूसरा तरीका अभी भी हमने सीखा है, आपके साथ रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसको अगर इन दोनों इस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई किए तो वी आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, हमारे पास यहाँ पे हेरन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर का रिक्वायरमेंट होगा। दिस इज सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट ओवर, वी ऑल नो दैट। तो सबसे पहले जो जो चीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं सो दैट वहां पे थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर सकें। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज गोइंग टू बी AB प्लस BC प्लस AC। बताओ बेटा AB कितना है? AB इज 6 प्लस x। BC कितना है? सर BC इज 14, 6 प्लस 8 इज 14 एंड AC कितना होगा? 8 प्लस x। इनको जोड़ने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 28 प्लस 2x। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सिंस वी आल्सो रिक्वायर सेमी पेरीमीटर, मैंने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट किया यूजिंग द फॉर्मूला पेरीमीटर बाय 2। 28 प्लस 2x बाय 2 अगर करेंगे वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर। लेट अस कैलकुलेट इट। 28 बाय 2 प्लस 2x बाय 2, बताओ बच्चा कितना आएगा? ये आएगा 14 प्लस x। और मुझे करना है क्या है, सेमी पेरीमीटर निकलने के बाद एक एक साइड को माइनस ही करना है, उसको भी हम अलग से कर लेते सो दैट वहां पे सिर्फ सिंपली वैल्यू को पुट कर दे। मतलब मैं कर रहा हूँ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। फॉर ए रिमाइंडर, मेरे पास ट्राइंगल का 3 साइड्स अवेलेबल है। एक साइड है 6 प्लस x, एक साइड है 14, एक साइड है 8 प्लस x। क्या क्या साइड से? A को हमने 6 प्लस x मान लिया, B को हमने 14 मान लिया और C को हमने माना है 8 प्लस x। दीज आर द 3 डिफरेंट साइड्स। लेट अस सब्ट्रैक्ट देम वन बाय वन। सेमी पेरीमीटर बताओ बेटा, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर? सबसे पहले मैं यहाँ पे S माइनस A कैलकुलेट करके रखता हूँ, जो चीजें मुझे वहां पे रिक्वायर्ड है यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। बताओ S माइनस A क्या होगा? S तो सर हमने कैलकुलेट किया है 14 प्लस x, उससे क्या माइनस करना पड़ेगा? 6 प्लस x को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो फिर, 14 प्लस x से माइनस ऑपरेट करते हैं, या माइनस x प्लस x विल कैंसिल ईच अदर, रिमेनिंग विल बी 8। याद रहे S माइनस A का वैल्यू मुझे 8 मिला। S माइनस B को कैलकुलेट करते हैं, S इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड टू बी 14 प्लस x, माइनस करेंगे B का वैल्यू, B को हमने 14 माना है बेटा, प्लस 14 और माइनस 14 कैंसिल होकर यहाँ पे रखेगा x। समझ में आ रहा है? तीसरा है S माइनस C। S माइनस C को फाइंड करना है तो माइनस करना पड़ेगा C का वैल्यू, C का वैल्यू इज 8 प्लस x। तो x प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 से माइनस 8 करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 6। इन दिस वे हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुके हैं और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यूज हमें पता है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। आई हैव रिटन इट एज 4 सेंटीमीटर। दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैंने पुट कर दिया। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मुझे रिक्वायर्ड था इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे 28 प्लस 2x। बट हेरन्स फॉर्मूला में अंडर रूट कभी नहीं भूलोगे आप लोग, आदत होता है फ्लो में अंडर रूट मिस हो जाता है। s का वैल्यू बताओ बेटा 14 प्लस x
और s माइनस ए हमने कैलकुलेट कर लिया है, 8 है, ये 6 है, ये 4 है, 8 है, ये 6 है, ये x है। ठीक है बेटा, हमको यहाँ 14 प्लस एक्स नजर आ रहा है, इसलिए इस 2 को इस 4 के साथ कैंसिल ना करके मैं इसको कैंसिल करता हूँ, सो दैट यहाँ पे 14 प्लस एक्स बन जाए, सेम डाटा दोनों साइड क्रिएट होगा। तो लेट अस डिवाइड दिस 2 बाई 28 प्लस 2x जो कि सेमी पेरीमीटर है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पेरीमीटर बाई 2 इज सेमी पेरीमीटर, कितना था 14 प्लस एक्स, पुट कर दो, 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8 6 48 इंटू एक्स। Since we are having a square root on right hand side and both the values are going to be positive, मुझे पता है बेटा यहाँ पे x का वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जब दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं हम आंख बंद करके दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, सो दैट स्क्वायर रूट गायब हो जाए। यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव ही है, अंडर रूट लिखा है, तो व्हाट वी आर डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया तो यहाँ तो स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को गायब कर देगा। बोलो 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, यह आएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर रूट गायब हो गया, सिंपली स्क्वायर रूट को उड़ा दो और जो वैल्यू है उसको रख दो आज इट इज। यहां से सॉल्व करने से पहले इस स्क्वायर को एक्सपांड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है, मैं तो डिवाइड करूंगा। डिवीजन हम कर सकते हैं, हम पता है 14 प्लस एक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है, लेकिन हमेशा डिवीजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल से कभी डिवाइड नहीं किया जाता है। हम ऑलरेडी जानते हैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, तो 14 प्लस एक्स का वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसका मतलब 14 प्लस एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर इस सिचुएशन को आप कंफर्म हो तब जाके आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि राइट हैंड साइड जो क्वांटिटी हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल को नीचे डिनोमिनेटर में लेने से पहले सोचना पड़ेगा, आप डिवाइड करने से पहले कहीं वो वैल्यू 0 तो नहीं है, 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि x का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। x तो एक लेंथ है ना बेटा, ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे इस वैल्यू को 0 करना है तो x का वैल्यू को -14 होना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। ओके, सो वी नो दैट, तो लिखोगे सिंस वी नो दैट x प्लस 14 इज नॉट इक्वल टू 0, तो लेट अस डिवाइड इट हियर। 16 टाइम्स 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 48 टाइम्स एक्स, एक स्क्वायर एक पावर को खा जाएगा, तो 16 को उस साइड लेके डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 लेके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 14 प्लस एक्स का वैल्यू इज गोइंग टू बी 3x, इम्प्लाइज 2x का वैल्यू यहाँ पर है 14, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। बाकी दो साइड्स को फाइंड करने बोला था, बाकी दो साइड थे, एक था 6 प्लस एक्स, एक था 8 प्लस एक्स, x का वैल्यू 7 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 15। ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग टू साइड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया ऐसे, सिर्फ ये वैल्यू दे रखा है 6, ये वैल्यू दे रखा है 8, तो ट्रायंगल है, इंस्क्राइब सर्कल है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हैरेस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं होता। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड, हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, कंटेनिंग 90 डिग्री बोल सकते हो। इनमें से कौन सा दो साइड से 90 डिग्री कंटेन करते हैं? दो, ये जो हाइपोटेनस है उसको बात देना बेटा, जो रिमेनिंग साइड है उन्हीं का प्रोडक्ट का आधा। आप सोच सकते हो ये बेस है, ये हाइट है, तो इनडायरेक्टली हम हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, दे आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर। तो हमने हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगर इसी का रेडियस पूछ ले तो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन वही तरीका, दो मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने का मैं और एक भी मेथड बताऊंगा। पहले ये मेथड सीख लेते हैं। एरिया को फाइंड करने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक फॉर्मूला है कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस, जैसे कोई भी तरीका जिससे आप एरिया फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे तो डायरेक्ट रिजल्ट है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ कितना आएगा? 6 इंटू 8, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज गिवन एज 24।
इसको हम इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन में रेडियस पूछे है तो हाफ इंटू रेडियस टाइम्स पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। बराबर बेटा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आएगा 6 + 8 तो पहले से गिवन है, और तीसरा साइड हो जाएगा ये हाइपोटेनस। सर क्या हाइपोटेनस को भी फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो दिस थ्री आर गोइंग टू बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो तीसरा साइड को यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने फाइंड कर दिया। बताओ बेटा ये 100 का रूट ओवर वैल्यू कितना देगा हमें 10। तो लेट अस पुट द वैल्यू हियर, ये वैल्यू को मैंने यहाँ पे 10 पुट किया, तो 24 इक्वल टू हाफ टाइम्स रेडियस मल्टीप्लाइड बाई 24। 6 + 8 इज 14 + 10, 14 + 10 इज 24। ये कटेगा तो यहाँ पे 12 देगा, 12 नीचे आएगा तो बेटा 2 रखेगा यहाँ पे, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 2। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका था क्या? नहीं, हमने बोल रखा था आपको टेक्निक, अगर कोई दो टेंजेंट आपस में 90 डिग्री एनक्लोज करेंगे तो वहां पे जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो स्क्वायर बनेगा, एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ओनली। इसका मतलब ये रेडियस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा रेडियस, तो ये भी होगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। ये पूरा हिस्सा 8 था तो ये हिस्सा रेडियस हो गया, तो ये वाला हिस्सा कितना आएगा 8 माइनस रेडियस। तो ये जो हिस्सा ना बेटा ये भी आएगा 8 माइनस आर के बराबर। ये कर चुके हैं टेक्निक। सिमिलरली ऐसे घुमा के यहां तक जाते, ये वाला वैल्यू आर है, ये पूरा 6 था तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 6 माइनस आर। अगर ये वाला हिस्सा 6 माइनस आर है तो ये भी 6 माइनस आर होगा। फिर मैं देख रहा हूँ 6 माइनस आर और 8 माइनस आर मिल जाएंगे तो कितना है, पूरा साइड का लेंथ कितना है 10। ये दो लेंथ का कॉम्बिनेशन से तो पूरा बना है ना, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 10। थोड़ा सा क्लमजी हो गया, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके तो मैं एडिशनल मेथड सिखा रहा हूँ। 8 माइनस आर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इन दिस वे अगर आर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ओके, तो दो अलग अलग प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको जो भी सुइटेबल लगे उसको यूज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दे रहेगा बेटा एक सर्कल, और यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट से आपको दो टेंजेंट खींच रहेगा टीपी एंड, चलो इसको ए कर दो, रहने दो। ये सर्कल का सेंटर है, ये है क्यू, यहां पे एक कोड रखा है पी क्यू, और इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये पी क्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करने बोला है टीपी कितना। सिमिलरिटी चैप्टर में हम लोग देखे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो आपस में सिमिलर हो जाते हैं, कोई अगर एक भी एंगल दोनों के बीच में कॉमन आता है, मैं सिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और आप सीख लो, इसी क्वेश्चन का पार्ट मान लो, इसमें यूज करेंगे, यहाँ पे सीख रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो जब ये सिचुएशन आता है ना, एक यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ कोई टेंजेंट है टीपी, ओके, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ दूसरा कोई टेंजेंट है पी क्यू, और हमने सेंटर को ही लाइन को ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन है ना जो सेंटर से ज्वाइन हो रहा है, और कॉमन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कोड बनता है, दैट कोड विल बी परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन ओटी। टी से लेके वो ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा, इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। कौन सा कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करने के बाद जो कोड निकल के आते हैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ही प्रूव करना बड़ी आसान है, क्योंकि हम जानते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, और ये लेंथ आपस में बराबर है, ये तो कॉमन साइड है। तो बस ये छोटा सा दो ट्रायंगल को देख लो, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। इसको हम सीधा इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा, बोलने का मतलब है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और दिस साइड इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन। ओके, लेट अस सी। फिर से सुनो बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ तो टेंजेंट लेंथ तो हमेशा बराबर होंगे। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये तो कॉमन साइड है। बीच में जो दो एंगल बनता है वो तो एंगल बाइसेक्टर बनता है, वो पहले से हमें पता है। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की अगर बात कर लूं मैं, इस पॉइंट को कुछ एम मार्क कर लो। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की बात करेंगे तो टीपी बराबर टीक्यू होगा। क्यों? टेंजेंट लेंथ से ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ टेंजेंट लेंथ बराबर होते हैं।
क्या TM बराबर DM होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? ये होगा कॉमन साइड्स। और ये एंगल को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये PTM शुड बी इक्वल टू, बोलो क्या MTQ होगा? ईच एंगल इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे मैं विजुअलाइजेशन से डायरेक्ट भी सिखा रहा हूँ। एक तो ट्रायंगल कन्ग्रुएंसी आपको लिखना आना चाहिए, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से भी देख सकते हो। विजुअलाइजेशन क्या है? दो ट्रायंगल तो कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मुझे पता चल गया। कौन सा एक्सियम? सास एक्सियम ऑफ कन्ग्रुएंसी। कैसे? दो साइड इंक्लूडेड, दो साइड इंक्लूडेड। किसी भी दो ट्रायंगल का दो साइड इंक्लूडेड एंगल, दूसरे का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ट्रायंगल्स आर गोइंग टू बी कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जैसे ही ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो इनको एक ही ट्रायंगल मानते हो आप। एक ही ट्रायंगल का मतलब है सेम सेम साइड लेंथ के सामना सामना एंगल इक्वल होंगे, और एक इक्वल इक्वल एंगल के सामना सामना साइड बराबर होंगे। ये तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से, दोनों ही साइड इक्वल है ना, इसके सामने जो एंगल बनेगा, इसके सामने जो एंगल बनेगा, ये दोनों भी बराबर होंगे। एंगल के बारे में सोचो, इस एंगल के सामने जो साइड है, इस एंगल के सामने जो साइड है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। दीज आर द विजुअलाइजेशन ऑफ CPCT। ओके, ठीक है, लिखते हैं यहां से। अगर यहां से आपको नहीं पता चला तो कन्ग्रुएंसी लिखना एक बार सीख लो, क्योंकि कन्ग्रुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है ना, उसको एक बार मार्क कर लो। ये मेरे तरीके से देख लेना बेटा, कन्ग्रुएंसी मैं कैसे सिखाता हूँ बच्चों को। यहाँ पे T और T को मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे भी T और T, ये जो कॉमन पॉइंट्स दोनों जगह पे दिख रहा है ना, मैं जानबूझ के उनका पोजीशन को ठीक रखूंगा। अगर उसको ठीक रख लिया तो पूरा कन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका सही हो जाएगा। बताओ बेटा, कॉमन पॉइंट मैंने T रखा, कॉमन पॉइंट मैंने T रखा, T का पोजीशन को मार्क करना। T P और कौन बच गया? M। तो TPM ट्रायंगल इज गोइंग टू बी कन्ग्रुएंट टू, क्योंकि कॉमन पॉइंट को मैंने यहाँ पे पहले रखा है, तो यहाँ भी कॉमन पॉइंट को पहले रखूंगा, TQM। बात समझ पा रहे हो? एक बार ये लिख दिया तो बाकी CPCT आपसे सही बैठ जाएगा। इसी ऑर्डर को देख के हमने CPCT सही लिखना है। हमें क्या समझ में आ रहा है? सर P से लेके M इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q से लेके M, PM इज इक्वल टू QM, PM इज इक्वल टू QM। दिस इज बाय CPCT। सर और क्या बोल सकते हो? PM इज इक्वल टू QM तो होगा, और यहाँ पे जो M पे बनने वाला एंगल है ना, यहाँ पे Q, सॉरी, यहाँ पे M पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे M पे बनने वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? CPCT। तो M पे जो एंगल बन रहा है ये है, यहाँ पे M पे जो एंगल बन रहा है ये है। लेट दिस एंगल बी इक्वल टू x। पर x तो ले चुके हैं यहाँ पे, इन एंगल्स को मैंने मार्क कर दिया y। समझ रहे हो बेटा? ये सिर्फ एंगल बाइसेक्टर जाके सेंटर पे ज्वाइन करने वाला नहीं, किसी भी कोड को, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कनेक्ट करने वाला जो कोड है ना, कोई भी कोड यहाँ पे आ गया जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कनेक्टेड है, वहां पे भी जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट ही करेगा, वहां पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर लेगा। याद रखना। मतलब यहाँ पे M है तो यहाँ पे M है, यहाँ पे P M पे बनने वाला एंगल है, यहाँ पे M पे बनने वाला एंगल बराबर हो गए, और दोनों एंगल को मैंने क्या मान लिया? Y। ठीक है बेटा, चल लिखते हैं। एंगल PMT शुड बी इक्वल टू एंगल QMT। ये तो लिखने का तरीका है, दोनों को हमने Y मान रखा है। बोलो, ये तो एक लीनियर पेयर बनेगा। सर लीनियर पेयर क्यों? PQ तो कोड है ना, इसका मतलब P-M-Q है। लीनियर पेयर इसका मतलब स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए, तो y प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री। इस हिसाब से 2y का वैल्यू आ रहा है 180, तो y का वैल्यू कितना आया? 90। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट यूज करने वाला बात यह है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर की तरफ जो लाइन होता है ना, इस पर ये कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। वो एक तो बाइसेक्ट करेगा और दूसरा कितने में बाइसेक्ट करेगा? 90 डिग्री पे। लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट। व्हेन two tangents are drawn from an external point, the chord obtained by joining the points of contact will be bisected at right angle by the line joining center and
एक्सटर्नल पॉइंट। थोड़ा सा मैं इसको लिखा लेंथी तरीके से, बाय द लाइन ओटी डायरेक्ट लिख सकता हूँ समझने के लिए। मैं क्या समझ में आया, ये कोड जाना ये लाइन के द्वारा बाइसेक्टेड हो जाएगा, और वो भी कितने पे, 90 डिग्री पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में 90 डिग्री लाएंगे तो सॉल्व कर सकता, लेकिन मैं सॉल्व करने का यहाँ पे 2 मेथड्स बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलो ये वाला ऐसे को मैं मिटा देता हूं, इसका यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, सीधा बताओ अभी तो हो गया प्रूफ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, डेटा मैंने एज इट इज दिया है, ये 8 दिया है, ये टीपी है, आपको टीपी फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले लाइन को आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते आपको पता है थोड़ा सा डायग्राम गलत हुआ है, ठीक है मान लो, ओके। ये 90 पे बाइसेक्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे एक तो 90 डिग्री बनेगा, या 90 तो बेटा यहाँ भी 90 ही बनेगा, और ये जो 8 था ना, ये 8 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया 4 and 4। इस पॉइंट को आप कुछ मार्क कर लो, लेट इट बी इक्वल टू m। जैसे यहाँ पे m दिखा, आपको ये समझ में आना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रखा बाहर वाला। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने आपको ये बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई अगर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिमिलरिटी तो हमेशा रहेगा, ओके। और क्या अप्रोच रहेगा देखेंगे। चलो बेटा, ये 5 है, ये 4 है, एक काम करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल का और एक पार्ट का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी में रेशियो का कंपैरिजन होता है। एक ट्रायंगल पूरा सॉल्व हो जाएगा तो दूसरा आसानी से सॉल्व होता है। बेटा ये 5 है 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। इस छोटा सा ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर दिया ऐसे। क्या ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, बड़ी ध्यान से देखना, PMO। PMO ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये वैल्यू है रेडियस 5 जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन रहा है, और ये 8 डिवाइड हो गया तो ये बन गया 4। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबको पता है बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 3, है ना। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, यहाँ पे हमें समय पता है 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये छोटा सा ट्रायंगल ये हो गया। सर मैं बड़ा ट्रायंगल क्यों कंसीडर कर रहा हूँ पता है, मुझे टीपी का वैल्यू पूछा है, तो जरा बताओ टीपी कौन सा ट्रायंगल पे है। एक तो टीपी M वाला ट्रायंगल पे है, और एक तो टीपी वो ट्रायंगल, दोनों जगह पे टीपी है। फिर भी मैं बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों कंसीडर कर रहा हूं, मुझे एक वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी पता है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितना है 5, इसलिए मैं इस ट्रायंगल को ले सकता हूँ 90 डिग्री पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम, ये भी सिमिलर होंगे बट एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में दूसरा कोई एंगल नहीं है जो मैं डायरेक्ट इक्वल कर सकता हूँ। ये बड़ा ट्रायंगल में ले लूँ तो यहाँ पे एक कॉमन एंगल मिल जाएगा। मतलब बेटा इस बड़ा ट्रायंगल को मैंने क्या कंसिडर किया, TPO। लेट अस कंसिडर इट T एंड O। मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल, तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे फिलहाल TPO ले लिए क्योंकि ये 5 तो गिवन था, एक एंगल कॉमन था, तो सिमिलर लिखना यहाँ पे ज्यादा आसान है। अदरवाइज भी हो सकता है, मैं आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा मैं बता दूंगा अभी। बताओ बेटा, TPO ट्रायंगल को मैंने ले लिया, बड़ा ट्रायंगल ले लिया और एक छोटा ट्रायंगल ले लिया, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। बताओ TPO ट्रायंगल, PO तो ऑलरेडी मुझे पता है 5, ये क्वेश्चन मार्क था, और ये कितना डिग्री पे है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, ऐसा दिखना चाहिए, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये हो गया 5, ओके बराबर। बड़ा इन दोनों एंगल में कुछ कॉमन दिखा, ये कॉमन एंगल ये है, इसलिए हमने बड़ा ट्रायंगल को ले लिया। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, कॉमन एंगल है, छोटा ट्रायंगल का भी पार्ट है, बड़ा ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी लिखते हैं। एक बार देखो बेटा, मैं सिमिलरिटी कैसे लिखाता हूं। यहाँ पे कौन सा एंगल पे 90 बन रहा है, रफली देखना एक बार, M पे 90 बन रहा है, यहाँ पे कौन सा एंगल पे 90 बनता है, सर यहाँ पे P पे 90 बनता है। दोनों एंगल मेरे लिए इक्वल है, यहाँ पे चाहे M वाला वर्टेक्स यूज करूँ या P वाला वर्टेक्स यूज करूँ, दोनों पे सिमिलरिटी के साथ मैं लिखने का जो तरीका होगा, मैं पहले वर्टेक्स को मैच करा देता हूँ जहां पे सेम सेम एंगल बन रहे हैं। इस ट्रायंगल पे O पे जो एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल पे O पे जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल है, हम इनको कॉमन एंगल्स मार्क कर सकते हैं। दो एंगल अगर इक्वल हो गया ट्रायंगल का, तो ए एक्शन ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द थर्ड एंगल।
बताओ एमओ ट्रायंगल में कौन बच गया? पी। इसका मतलब है एमओपी ट्रायंगल इज गोइंग टू बी सिमिलर टू, बताओ पीओ कौन बच गया? टी। तो पीओटी ट्रायंगल इज पीओटी बच गया, ठीक है बेटा, टी बच गया। तो लेट अस राइट द करेस्पॉन्डिंग साइड्स, एमओ बाई पीओ इक्वल टू ओपी बाई ओटी इक्वल टू एमपी बाई पीटी। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीटी का लेंथ मुझे फाइंड करना है। बाकी सब जानते हो, एमओ और पीओ ले लो, ओपी और ओटी ले लो। ओपी और ओटी ले लूंगा तो क्या होगा? एमओ और पीओ ले लूंगा तो क्या होगा? अगर एमओ बाय पीओ यूज करूंगा तो एमओ का वैल्यू मुझे पता है, और पीओ का लेंथ यूज करूंगा तो पीओ का लेंथ मुझे पता है। अगर मैं ये यूज करूंगा तो ओपी का लेंथ तो मुझे पता है लेकिन ओटी का लेंथ मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। बताओ एमओ बाई पीओ, एमओ कितना है? 3, पीओ कितना है? 5, एमपी कितना है? एमपी पता है एमपी कितना है? 4, टीटी कितना है? कैलकुलेट करना है आज टीपी। ओके, सॉल्विंग दिस वी गेट टीपी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा 20/3। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया तो ये तो अप्रोच रहा बेटा सिमिलैरिटी, बट इसको सॉल्व करने के लिए वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट सिमिलैरिटी, वी कैन डू इट बाय ट्रिगोनोमेट्री। याद रखना सिमिलैरिटी का वो वाला हिस्सा जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल या फिर 90 डिग्री इन्वॉल्व होता है, वहां पे हम ट्रिगोनोमेट्री के सहारे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना जहां पे 90 डिग्री वहां पे ट्रिगोनोमेट्री का दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए। चलो ये ट्रायंगल तो रहने दो, ये ट्रायंगल क्या था? पी ओ टी था ये, हाँ पी ओ टी, ये मिटा दे रहा हूं। यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैं बता रहा हूं अभी। चलो क्या कैलकुलेट करना है? टीपी। क्या एंगल इक्वल है? ओ एंगल इक्वल है, ठीक है बेटा। इस ओ एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड आप देख रहे हो ना उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, जानते हो ना? जो एंगल होता है उसका सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला साइड को क्या बोलोगे? बेस, यानी एडजेसेंट साइड। सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में बताओ, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। क्लियर? मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए इस पी का वैल्यू, यानी कि टीपी का वैल्यू चाहिए, और इसका वैल्यू मुझे पता है, तो मैं ऑब्वियसली ये यूज नहीं करूंगा, तो ओटी को हम यूज नहीं कर रहे हैं। बताओ P बाई बी, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो P बाई बी होता है? सर 10। तो यहां पे मैंने 10O यूज किया, 10O। 10O इक्वल टू इसका वैल्यू कितना रहा बेटा? TP, और इसका वैल्यू कितना है? 5। डिब्बे में बंद कर देना। 10O का वैल्यू कितना है? जो एंगल मुझे इक्वल दिखा उसी एंगल में ट्रिगोनोमेट्री लगा रहा हूं, और जो साइड मुझे नहीं चाहिए वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज नहीं करूंगा, जो मुझे चाहिए उसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मैंने यूज किया। बताओ बेटा यहाँ पे 10O का वैल्यू कितना आएगा? सर ये P है, ये B है, तो यहाँ पे 10O का वैल्यू अगेन P बाई बी बोले तो यहाँ पे आएगा 4/3। दोनों ही 10O सेम एंगल पे निकाल रहे हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपना वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता है। पर्टिकुलर एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम आता है, तो दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। इसका मतलब TP/5 is going to be equal to 4/3. Solving, we get the value of TP as 20/3. Is it clear? In this way, using the skill of trigonometry, you can also solve this question. बराबर? Let us move for the next question. अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए NCERT क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लो बेटा। मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। ये बोलेगा अगर कोई सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है, देन जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करे, मैं लास्ट क्लास में सिखाया था, कोई यहाँ पे साइड दे रखा है, कोई पॉइंट पे एंगल सबटेंड करने का मतलब इस साइड्स का एंड पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो। इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट को जब इस पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दूंगा, दैट आई एम गोइंग टू गेट हियर द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट और साइड। ओके, ये बोल रहे हैं जो साइड्स है ना, ऑपोजिट साइड्स, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे ये आपस में सप्लीमेंट्री होगा। चाहे ये वाला पेयर ले लो या ये वाला, दिस प्लस दिस आर गोइंग टू बी 180 डिग्री एंड दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। ये क्वेश्चन है। So what is the question? Let us write down the question.
व्हेन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड in a quadrilateral, the opposite side subtend supplementary angles at the center. The opposite sides will subtend supplementary angles at the center. Supplementary angle का मतलब है इन दोनों को जोड़ने से 180 आएगा, तो ये दोनों 180 तो बेटा ये दोनों 180 आएंगे, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे बनने वाला जितने भी एंगल्स जोड़ दो, एक पॉइंट पे मान लो बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, इन सारे एंगल्स को जोड़ने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि पॉइंट पे बनने वाला एंगल कंप्लीट एंगल होता है। ओके, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास हम जो तरीका यूज करेंगे, याद करो हमने सीखा था, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच रहे हैं, इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर लेंगे, तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मेरा मुद्दा है सेंटर पे बनने वाला दो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कौन होगा? बाइसेक्टर। ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ टेंजेंट खींचे हो, वो एक्सटर्नल पॉइंट को किससे कनेक्ट करोगे? सेंटर से, तो ये बनेगा एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल पॉइंट तो ये रहा, टेंजेंट तो आपने ये खींचा, तो बेटा यहाँ पे जो सेंटर है किससे कनेक्टेड होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो लेट अस मार्क द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कनेक्ट करोगे तब तो ये एंगल मिलेगा। लाइन तो ऑलरेडी कनेक्टेड है सेंटर के साथ, तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार, सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो लाइन होगा ना, ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा। यहाँ भी बाइसेक्ट करेगा, यहाँ भी, बट आई एम इंटरेस्टेड फॉर द एंगल्स दैट इज क्रिएटेड हियर एट द सेंटर। बोलो बेटा, ये एंगल अगर W होगा तो ये एंगल भी कितना आएगा? सर W ही होगा, क्योंकि दिस टू एंगल्स आर गोइंग टू बी बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन। सर मैं भी तो बाइसेक्ट करूंगा, ये वाला बोलेगा, ठीक है आप भी बाइसेक्ट करो, ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी कितना है? x है। बोलेगा सर मैं भी तो बाइसेक्ट करूंगा, ये वाला एंगल को y मान लिया तो ये वाला एंगल y हो जाएगा, ये वाला एंगल z होगा तो ये वाला एंगल को z मार्क। हमें प्रूव करना है कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि दिस एंगल और दिस एंगल, मुझे तो रिलेटिव में ये प्रूव करना था। दिस एंगल और दिस एंगल का मतलब है मुझे प्रूव करना है W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर 180 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है मुझे। तो प्रूव करने के लिए ये फंडा यूज कर देंगे, क्योंकि बेटा सबको मिलाने से कितना आ जाएगा? 360। तो जोड़ दो फिर, W दो बार आ रहा है, एक्स भी दो बार आ रहा है, वाई भी दो बार आ रहा है, जेड भी दो बार आ रहा है, कितना आ रहा है? 360। दो कॉमन लेके लिखते हैं बेटा यहाँ पे, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से दो कॉमन लिया तो कितना बचे? 180। दो से दो कैंसिल, W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया फिर प्रूफ। इसी को 180 प्रूव करना है, और यहाँ भी देखोगे W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही बचे, तो इसके पास भी कोई चारा नहीं, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थॉट्स के लेवल पे आते हैं एनसीईआरटी का, ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से करोगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का डाटा था, देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल दे रखा है, उसमें दो टेंजेंट पैरेलल दे रखे हैं ऐसे, ये L है, ये M है। क्या गिवन है? दीज आर द टू टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल नहीं देगा तो कभी नहीं होगा इस क्वेश्चन में। पर एक तीसरा टेंजेंट यहां पे डाल देखा बेटा, ऐसे कुछ, इस पॉइंट को इसने कुछ मार्क कर लिया C, इस पॉइंट को इसने कुछ मार्क कर लिया A, इसको कुछ मार्क कर लिया B, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O। आपको प्रूव करना है, इस A से O कनेक्ट करोगे, A से O से B कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। क्वेश्चन फिर से सुनो, देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स गिवन। दो पैरेलल टेंजेंट्स अगर पैरेलल है तो सीधा एरो मार्क दे दोगे बेटा, आपको साफ साफ क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा दिस टू आर पैरेलल। ओके, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को कितना डिग्री मुझे प्रूव करना है? 90 डिग्री। सर फिर ये क्या है? एक और टेंजेंट आपने खींचा है,
जो बाकी दो टेंजेंट को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको सेंटर के साथ कनेक्ट कर दोगे तो हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा, प्रोवाइडेड दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो प्रूव करने के लिए वही फंडा है, तरीका एकदम सिंपल तरीका यूज करेंगे। सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मुझे एक चीज ऑलरेडी पता है, इन दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इसको सीख लो। दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, आपस में दोनों का वैल्यू कितना आएगा, सम विल बी सप्लीमेंट्री। क्यों? सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स आर गोइंग टू बी 180 डिग्री। सिचुएशन कुछ इस प्रकार ही है, देखो ये एल है, ये एम है और ये ए बी यहाँ पे। इसका मतलब ये ए पे बनने वाला एंगल, बी पे बनने वाला पूरा एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। हम जानते हैं जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ऐसे खींचा जाता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल बराबर, ये जो सेंटर का क्वेश्चन है ना, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल बाइसेक्ट होगा, लेकिन वो होगा कब, वो ढूंढना पड़ेगा। इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पहले कनेक्ट करोगे, फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर नजर आएगा। देखो सेंटर पे कौन सा एंगल बाइसेक्ट होगा ये तब पता चलेगा जब इनको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करोगे। देखो सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, मतलब जरूरत भी नहीं था इसको, इसी फंडा से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जो दूसरा मेथड बताऊंगा ना तब मैं ये यूज करूंगा, फिलहाल इसको भूल जाओ, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब ऐसे कर लो बेटा, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटर से आप किसको कनेक्ट किए हो, ओ से कनेक्ट किए हो। फिलहाल जो मैं मेथड में बता रहा हूँ, ये एंगल भी तो बाइसेक्ट होगा यहाँ पे, तो पहले इसको मार्क कर लो। ये एंगल एक्स, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एक्स। मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी तो बाइसेक्ट होगा, तो इनको ज्वाइन करने का एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अल्टरनेट मेथड से बताता तो इसको ज्वाइन भी करते हैं, वो सीखेंगे इसके बाद ही। ये एक्स है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स। बता बेटा, ये एक्स है तो ये एक्स, और ये वाई तो ये वाई। कंफर्म है? दिस टू आर एंगल्स, दिस एंगल इज गोइंग टू बी बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन। तो बोलो ये एंगल कितना हुआ, 2x, ये एंगल कितना हुआ, 2y। बोलो बेटा, एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर x प्लस वाई का वैल्यू 90 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। x प्लस वाई का वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन वहां से लाते हैं। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, इसका मतलब है 2x प्लस 2y हर सिचुएशन में कितना आएगा, 180। तो 2 कॉमन लेके लिखेंगे बेटा, x प्लस वाई कितना, 2 इंटू 90 उड़ गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 90। ये एंगल मुझे फाइंड करना है, तो मैं ट्रायंगल AOB में आके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। AOB ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, AOB प्लस, बताओ बेटा, एंगल x प्लस एंगल y, हर सिचुएशन में 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू तो 90 है, तो एंगल AOB कितना आएगा, 180 माइनस 90 दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं अल्टरनेट मेथड बताने वाला था बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वीडियो थोड़ा पॉज करोगे, मैं क्या मेथड सिखा रहा हूँ देख लो। याद रखना, जब भी एक सर्कल दिया रहेगा, दो टेंजेंट अगर अपने से खींचा और एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाए, तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा सेंटर से पास होगा। फिर से सुनो, डायमेट्रिक एंड पे ही खींचा हुआ टेंजेंट लेंथ, जो टेंजेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर डायमीटर पे नहीं खींचोगे तो किसी और जगह पे खींचोगे तो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करोगे तो सर्कल का डायमीटर बनेगा। अगर डायमीटर बनेगा तो कंफर्म है सेंटर से पास होगा। लेट अस रीड्रॉ दिस, एंड इस क्वेश्चन को इस मेथड से मैं सॉल्व करा रहा हूं। चलो बेटा, मैंने क्या बोला, एक बार फिर से स्टेटमेंट को याद रखो। टेंजेंट्स run at the extremities of diameter of a circle are parallel to each other। मतलब कहीं पे एक सर्कल दे रखा है, डायमेट्रिक एंड पे आपने क्या किया, दो टेंजेंट्स खींच लिया, तो ये कंफर्म है डायमेट्रिक एंड पे खींचोगे तो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर मैं दूसरा कोई कोड ले लूंगा ना, डायमीटर नहीं होगा, मैं चाहूंगा इसमें दो टेंजेंट खींचूंगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक ही जगह पे। अगर ये कोड डायमीटर बन जाएगा, उस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे।
So what is the point here? If two tangents are drawn parallel to each other in a circle, then their point of contacts, if joined together, will become the diameter of the circle. अगर इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो इस सर्कल का डायमीटर ही बनेगा. तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स दे रखा था, लाइंस पैरेलल दे रखा था. ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. आ जाओ. ये रहा था हमारा क्वेश्चन. ये था टेंजेंट, ये था दूसरा टेंजेंट, ये था तीसरा टेंजेंट, और ये एंगल को हमें प्रूव करना था 90 डिग्री. इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा डायमीटर. अगर ये डायमीटर बन जाएगा तो सर्कल का सेंटर यही होगा. तो क्वेश्चन में दिया है तो डायमीटर कहां से पास होगा? सेंटर से तो पास होगा. बोलने का मतलब है ये पॉइंट ना इस कोड के बाहर रहेगा ना इस कोड के इस साइड रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बेटा डायमीटर तो सेंटर से ही पास होगा ना. वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बोल के ही सॉल्व कराऊंगा. देखो बेटा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला फंडा जो समझा रहा था, यहां से मैं समझा रहा था. ये एंगल एक्स हो जाएगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? एक्स. ये एंगल वाई तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? वाई. क्योंकि दीज एंगल्स आर बाइसेक्टेड, दीज एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द करस्पॉन्डिंग लाइंस. पता चल गया? मुझे x प्लस वाई को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो ये पूरे को 180 डिग्री में जानता हूं. क्यों जानता हूं बेटा? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है ये. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो अपने पाथ पे स्ट्रेट चल रहा है. तो ये पूरा एंगल का सम स्ट्रेट एंगल बनेगा, और स्ट्रेट एंगल का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होता है. तो बताओ, अगर x प्लस वाई कर दूं तो ये आएगा 180. 2x प्लस 2y का वैल्यू आएगा 180. तो यहां से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा? 90. Okay, you can also solve this question by this method. Let us move for the next question. So let us stop here.